नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल हार्दिक पटेल जी ने कुछ अजीब टिप्पणी की और वो सख्त टिप्पणी थी। हार्दिक पटेल जी ने कहा कि मेरी हालत तो वो हो गई है कि जैसे नए ब्याहे दूल्हे की नसबंदी करा दी जाए। अब वैसे सोचिए तो बड़ा फुहड़ सी बात थी, लेकिन जो उनका दर्द था, जो उनके कष्ट थे, जो उनका फ्रस्ट्रेशन था, जो उनका गुस्सा था, वो सब इससे जाहिर हो रहा है। हार्दिक पटेल जी की इंपॉर्टेंस और क्यों है और वो कितने महत्वपूर्ण हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा आपको गुजरात के में ये जो पटेल समाज या पाटीदार समाज है, इसको भी समझना होगा। मोटे तौर पे समझ लीजिए कि जो पाटीदार हैं उनको पटेल, गुजरात में पटेल टाइटल यूज करते हैं। हमारे यहाँ जो कुर्मी समाज को हम लोग बोलते हैं, ये आज की तारीख में बाई एंड लार्ज, कुर्मी बाई एंड लार्ज में बोल रहा हूँ, सबने बाई एंड लार्ज बीजेपी के साथ अलाइन है। अच्छा, यूपी में एक बड़ा कारण है, बिहार में एक बड़ा कारण है। देखिए, ये लोग खेतीबाड़ी करने वाले लोग रहते हैं, मूल रूप से खेतीबाड़ी करते हैं, अच्छे खेतिहर होते हैं। और ये थोड़ा जो एक यादव जी लोगों की अकड़ नहीं होती है, वो उस तरह की अकड़ या उस तरह का थोड़ा वो नहीं होता है, ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो इसलिए इनका किसी से टकराव भी नहीं है, किसी बिरादरी से। लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे अगर लालू यादव जी वहाँ हैं तो ये नीतीश जी के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। अब अगर सपा में वो हैं तो मतलब ये उनके साथ बहुत अलाइन नहीं करते हैं। गुजरात में खास करके इनका दबदबा है। दबदबा इस वजह से है, एक तो गुजरात विकसित प्रदेश है, गुजरात में ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, खेती बाड़ी अच्छी होती है, और वहाँ करीब इनका 12 से 14% पाटीदार लोग हैं, मतलब पटेल लोग हैं। गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं और उसमें 70 सीट से ज़्यादा पे पाटीदार लोगों के जो वोट हैं वो उसके इलेक्शन रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब दिस वे और दैट वे। इलेक्शन होने हैं इस नवंबर दिसंबर में, गुजरात के इलेक्शन होने हैं, राउंड द कॉर्नर है। अब वहाँ तो मतलब उस जगह गर्म होनी शुरू हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो 10 तारीख को यूपी का रिजल्ट निकला, 11 तारीख को वो वहाँ पहुँच गए थे अपना रोड शो करने। तो वो बीजेपी की तैयारी तो शुरू हो गई है। एक आंदोलन 2015 में गुजरात में हुआ था, ये ओबीसी स्टेटस को लेके, और उसको लीड किया था हार्दिक पटेल ने। फिर क्या हुआ था कि हार्दिक पटेल जी कांग्रेस के साथ अलाइन हो गए थे। ये सब बात अभी और मैं डिटेल में बताऊंगा। 2017 में बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन, अच्छा गुजरात का जरा समझ लीजिए। 1990 में गुजरात में जनता दल और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। जनता दल के 70 विधायक आए थे, बीजेपी के 67 थे, 67, और कांग्रेस के शायद 63 आए थे। उससे पहले 1985 में करीब 149 कांग्रेस के विधायक थे, वो एकदम से गिर के वो आ गए थे। एक ज़माने में कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता बिहार से आते थे, लेकिन अब वहाँ पे कांग्रेस 90 से, मतलब फॉर लास्ट 32 ईयर्स कांग्रेस वहाँ सत्ता में कभी नहीं आ पाई है। और वहाँ पे जैसे कांग्रेस या बीजेपी रहता है, तो 1990 में चीफ मिनिस्टर जनता दल के चिमन भाई पटेल बने थे और केशु भाई पटेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, पहला जब सरकार बनी बीजेपी की तरफ से। 95 से ये लगातार बीजेपी अपने आप सरकार बना रही है और 182 सीट्स में इनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। मैं आपको इसलिए जल्दी से रैप अप कर दूं, इससे आपको भी ये हो रहा है। 1995 में बीजेपी ने सीटें जीती 121, बाबरी मस्जिद हो चुका था, उसका आफ्टर वो था। 1998 में 115, 115, 2002 127, 2007 117, 2012 112 और 2017 99। मतलब वो अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इनकी अच्छी स्थिति नहीं थी। और उसका एक बड़ा कारण ये था कि ये पाटीदार समाज ने काफ़ी हद तक बीजेपी के साथ नहीं गए थे, क्योंकि ये मुख्य रूप से उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में इनका कंसंट्रेशन है। मूलतः जब अगर बहुत पुरानी बात करें तो पटेल समाज पहले कांग्रेस के साथ रहता था, फिर कांग्रेस के कुछ नारे आए, गरीबी हटाओ और ये सब आया इंदिरा जी के ज़माने में, तो कांग्रेस ने वहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया, खाम, उसको खाम अलायंस बोलते थे, KHAM, छत्री, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम। तो उन्होंने खाम अलायंस के साथ ये सोचा कि हम ये जब 4 हमारे साथ हो जाएंगे तो फिर हमें कोई हरा नहीं पाएगा। जैसे यूपी में एक इनका अलायंस हुआ करता था, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। ये 3 लोग मूल रूप से कांग्रेस के वोट बैंक हुआ करते थे, और फिर ये 3 एक जगह रहते थे तो उनको हराना मुश्किल होता था। लेकिन उनके खाम अलायंस की वजह से पाटीदार लोगों की वो अहमियत कम हो गई। उनको लगा कि मुझे वो जगह नहीं मिल रही, वो स्थान, तो उन्होंने धीरे धीरे
कांग्रेस का साथ छोड़ के वो बीजेपी के साथ अलाइन हो गए। आज की तारीख में जो बीजेपी के एमएलए हैं उसमें से एक तिहाई 1/3 एमएलए मतलब 99 में करीब 33-34 एमएलए इस पाटीदार समुदाय से आते हैं। ये जो आंदोलन था ये मूल रूप से ये आंदोलन था कि ये अपने को ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट स्टेटस का मानना चाह रहे, मतलब इसके लिए आंदोलित थे। और फिर सरकार कुछ झुकी भी, क्योंकि ये स्टेट मैटर है, स्टेट ही इसको करती है। सरकार ने कुछ बीच का रास्ता निकाल के 10% का एक रिजर्वेशन किया विथ एक उसमें वो लगाया कि इकोनॉमिक भी कर सके, आर्थिक रूप से जो थोड़ा कमज़ोर वर्ग होगा उनको देंगे, लेकिन एक फिर भी उससे 10% का आरक्षण दे दिया था। इनका क्या हुआ कि ये जब 2015 के हीरो के रूप में हार्दिक पटेल निकले, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2017 का जब इलेक्शन हुआ तो हार्दिक पटेल की उम्र ही नहीं थी कि वो इलेक्शन लड़ सकते थे, वो 25 साल से कम उम्र थी, और उन्होंने जी जान से कांग्रेस के साथ उस इलेक्शन में कांग्रेस का साथ दिया। 2017 के इलेक्शन का मैं एक चीज़ आपको बता दूं, उससे पहले 2014 का जब इलेक्शन हुआ था बीजेपी पार्लियामेंट का, लोकसभा का, तो बीजेपी के वहाँ 60% से ज़्यादा वोट आए थे। लेकिन जब 2017 का एमएलए इलेक्शन हुआ तो बीजेपी का वोट परसेंटेज 49% हो गया था। एक वो अलग एक किस्सा है कि सूरत में 16 में से 15 सीट जीते थे, और कैसे जीते थे ये आप अगर गुजरात में कोई जानता हो तो वो एक अलग कहानी है, और उसके बहुत सी इलेक्शन पिटीशन इस समय पेंडिंग है। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 18-19 इलेक्शन पिटीशन 2017 के इलेक्शन की आज तक डिसाइड नहीं हुई है, उसके ऊपर न्यायालय बैठा हुआ है, टर्म खत्म होने को आ रहा है। मतलब ये हमारी न्याय व्यवस्था की एक ये भी वानगी है। और एक या दो इलेक्शन पिटीशन सेटिसाइड हुई जिसमें इलेक्शन को निरस्त किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे लग गया, और वो मंत्री जी अपना, पहले मंत्री थे अब इस समय है कि नहीं, लेकिन वो लोग अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी को ये पता है कि पटेल समाज को इनको अपने साथ रखना है, क्योंकि इलेक्शन और मुश्किल हो जाएगा। 99 सीट जीते थे, 18-19 के पिटीशंस हैं, अगर कहीं 93 इज़ द मैजिक फिगर, तो 93 से केवल 6 ज़्यादा सीटें थी, 6 या 7, तो बीजेपी उस टैली को इम्प्रूव करना चाह रही है। और उसी के चलते वहाँ के दो लोग हैं, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, ये लोग सेंटर में मंत्री बनाया इनको। और अभी आपको अगर याद हो, रूपानी जी को उन्होंने बदला, भूपेंद्र पटेल को चीफ मिनिस्टर बनाया, और 24 की कैबिनेट में 7 मंत्री बने हैं पटेल समुदाय के। अब भूपेंद्र पटेल जी मतलब करीब करीब मोटे तौर पे 30-32% रिप्रेजेंटेशन मिला है, 12-14% उसको, तो उनको पटेल को किसी भी तरह बीजेपी को अपने साथ लाना है। हार्दिक पटेल ने 2017 में इलेक्शन में तो कांग्रेस को सपोर्ट दिया था, लेकिन फॉर्मली उन्होंने कांग्रेस मार्च 2019 में ज्वाइन की, और 2019 का इलेक्शन वो नहीं लड़े लोकसभा। उसका एक बड़ा कारण ये था, हालांकि तब तक एलिजिबल हो गए थे, लेकिन उसका एक बड़ा कारण ये था कि उनके ऊपर एक कोई 2015 या 16 का कोई एक केस चल रहा है जिससे वो बार्ड थे, उसमें उनको सजा हो गई थी, उनको वो इलेक्शन वो लड़ नहीं सकते थे। अब अभी उसमें अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट हुई थी जिसमें इनको सजा हुई थी उस पर स्टे किया है, तो अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और हार्दिक पटेल ने ये कहा भी है कि वो ये 2022 का इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस ने इनको 2020 में किसी समय गुजरात का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। अब ठीक है, वर्किंग प्रेसिडेंट ये बन गए। अब इनका जो ये अभी आया है स्टेटमेंट कि जब दूल्हे की नसबंदी करा दी गई, नए दूल्हे की, वो उसके 4-5 कारण हैं, वो जरा समझ लीजिए। उसके जो 4-5 कारण हैं उसमें जो मुझे जो समझ में आता है और जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि 4 कारण प्रमुख हैं। पहला, उनकी जो उपेक्षा हो रही है, उनका कहना यह है कि वो पार्टी मीटिंग्स में नहीं बुलाए जाते हैं। अभी एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें 75 जनरल सेक्रेटरीज और 25 वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए गए हैं। कहना, किसी ने बुला के भी मुझसे नहीं पूछा कि भाई एक बार आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, आप ज़रा देख लीजिए कोई आपका नाम छूट गया है या कोई वो है, अगर आप कुछ कम ज़्यादा करना चाहें तो। किसी ने मतलब मेरा कोई कंसल्टेशन नहीं है। पार्टी की रोज़ मीटिंग होती है जो रूटीन मीटिंग, मुझे कोई बताया भी नहीं जाता, मुझे बुलाया भी नहीं जाता है। एक तो उनको उपेक्षा की बात वो बार बार कर रहे हैं। दूसरी एक बात वो साफ साफ कहे हैं, और वो घुमा फिरा के नहीं कहें, ये अच्छी बात यह है कि यंग है तो घुमा फिरा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी जी से मैंने इस बात को कई बार कहा है, लेकिन राहुल गांधी जी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वो मतलब उनके जो समस्याएं थी, जो उनके दिक्कतें थी, जो उनकी नाराज़गी थी, वो जस की तस है। कई बार कहने के बाद भी राहुल गांधी जी इस तरह की बातें नहीं की हैं। उनका एक और भी दर्द है
कि अभी पंजाब में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन पंजाब में हार गए, जब वहाँ से बुलाते हैं तो वर्किंग प्रेसिडेंट को भी बुलाते हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट भी आता है और कांग्रेस की जो हाई कमान है उनसे बात करती है, कहला मुझे कभी नहीं बुलाया जाता है। तो ये उनकी एक दूसरी समस्या है। तीसरा जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से, जो वहाँ के पाटीदार समाज है उनका जो सबसे स्ट्रांग मतलब एक जो सोशल सामाजिक संगठन कह लीजिए, या वो खोडलधाम मंदिर है। खोडलधाम मंदिर को ये सब लोगों का एलिजेंस, सब लोग वहाँ जाके सिर झुकाते हैं। उसके प्रमुख हैं नरेश पटेल। अब नरेश पटेल जी के ऊपर ये अटकल हो रही है कि वो बहुत दिनों से कांग्रेस में आने की बात चल रही है, आएंगे नहीं आएंगे इत्यादि इत्यादि। इस मामले में हार्दिक पटेल जी दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा है कि भाई ये आप उनको अगर लाना है तो आप उनको लेके आइए, और इतना डिले करने की क्या ज़रूरत है, आप उसको लटकाए हुए हैं। जिसके खिलाफ जो वहाँ के इस समय अध्यक्ष हैं गुजरात कांग्रेस कमेटी के, जगदीश ठाकुर, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देरी नरेश पटेल की तरफ से है। दूसरा इनका कहना यह है कि नरेश पटेल अगर आते हैं तो जैसे मेरा इस्तेमाल आपने 2017 में किया वैसे ही आप उनका इस्तेमाल 2022 में करेंगे, और 2027 में आप फिर नया कोई पटेल ढूंढेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उनको ये भी है कि भाई नरेश पटेल को लाना है, अगर ये ले तो थोड़ा इनको भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, या इनको ये डर है कि इनकी मतलब जो इनकी पूछ है वो कम हो जाएगी, ये भी एक असुरक्षा हो सकती है। चौथा एक कारण जो मेरे हिसाब से है, और जो मैं मान रहा हूँ कि वो एक सबसे बड़ा कारण शायद इन सब में हो, वो जो पीके साहब पहुँच गए हैं। अब प्रशांत किशोर जी जब आते हैं तो वो तो भाई जब पुराना उनका एक प्रपोजल चला था कि राहुल गांधी जी भी उनसे ना, मतलब राहुल गांधी जी भी उनसे पूछ के निर्णय लें। वो तो एक उन्होंने कहा था ना मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाइए और क्या क्या करिए, और फिर संगठन मैं देखूंगा, कैंडिडेट्स मैं देखूंगा। जैसे वो कई जगह उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा कि भाई जैसे वेस्ट बंगाल में मैंने कैंडिडेट डिसाइड किए। तो एक बार पीके जी की एंट्री हो जाएगी, और जैसा जो लगता है कि अब हो ही गई है, मतलब पीके जी भी एक मतलब अच्छा टेस्ट केस है। कितनी गाली दिए थे कांग्रेस को कि कांग्रेस को तो ख़त्म है, ख़त्म हो जाएगी, और राहुल गांधी को खूब गाली दिए थे। उन्हीं के साथ वो गुजरात एक्सपेरिमेंट करने चल रहे हैं, मालूम नहीं से क्या फायदा हो। लेकिन एक वो भी प्रमुख कारण है, क्योंकि अगर एक बार पीके आ जा रहे हैं तो हार्दिक ही पटेल नहीं, कोई भी जो रेगुलर पॉलिटिशियन है गुजरात का, अब उसकी किसी की नहीं चलेगी। अब वो फिर प्रशांत किशोर की चलेगी। प्रशांत किशोर जी के पास दूसरा ये भी है कि मैं तो गुजरात में इतना काम किया हूँ, तो मैं एक एक आदमी को जानता हूँ। तो वो मतलब करेला वो भी नीम चढ़ा, वो तो मतलब गुजरात को कहेंगे कि मैं बिहार से ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं जिसको कहूँगा उसको टिकट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस तरह की बातें। गुजरात में अभी जो कांग्रेस की हुआ है उसमें दो लोग हैं, वो शक्ति सिंह गोहिल हैं। शक्ति सिंह गोहिल इस समय राज्यसभा के मेंबर हैं, वहाँ की स्ट्रॉन्ग राज परिवार से आते हैं, एक वो हैं। और दूसरे जगदीश ठाकुर जी जो हैं, जो इस समय वहाँ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, पुराने आदमी हैं, 64 वर्षीय हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात है, एक बार एमएलए रहे हैं और एक बार एमपी रहे हैं बस। तो अब पूरे उनको गुजरात में इलेक्शन लड़ाना है, तो कैसे करेंगे क्या करेंगे नहीं मालूम। चलते चलते मैं दो चीज़ें जल्दी से एक चीज़ कह दूं कि ये जो राहुल गांधी जी का एक, जैसे यूपी में भी इलेक्शन हुआ, राहुल गांधी जी यहाँ कहीं आपको दिखाई दिए, अरे कभी आ गए एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह, कहीं बनारस में आ गए, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए इधर उधर। राहुल जी अगर आप कांग्रेस को चाहते हैं सीरियसली कि वो मतलब विपक्ष की भूमिका से वो थोड़ी और उसकी भूमिका बढ़े, आप चाहते हैं वो थोड़ा अच्छा करे, तो आना तो आपको पड़ेगा आपको। और ख़ास करके उत्तर भारत में आपको कहना, आप केरल से एमपी हो जाइए, आप फिर से अगली बार एमपी हो जाइए, आप तमिलनाडु से भी एमपी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर आपको दिल्ली का कहीं पे भी आपके अपने लिए, क्योंकि आपने अपने लिए तो कह ही दिया है कि आप तो सत्ता के बीच में पैदा हुए, तो आपको कोई सत्ता की तरफ कोई वही नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो आपकी पार्टी है, अगर वो सत्ता में आना चाहती है, तो फिर तो आके उत्तर भारत में आपको काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे एक चीज़ ये लगता है कि हार्दिक पटेल ने एक तरह से एक एडवांस नोटिस दी है आपको, उसको ठीक से कर लीजिए। क्योंकि एक आजकल एक ये एटीट्यूड हो गया ना, जिसको जाना हो जाए, अरे तो आप जाना हो जाए, इसी एटीट्यूड को लोग बोलते हैं कि परिवारवादी है। जाना हो जाए नहीं, अरे भाई आप ही की पार्टी का है, उसको बुलाइए, बात करिए, उनकी अगर ग्रीवांसेस जेन्युइन है तो उसको सॉल्व करिए, जेन्युइन नहीं है तो उनको बताइए कि ये नहीं आपके वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गुजरात में भी एक ऑल्टरनेटिव जो अभी जिसको कोई नहीं मानेगा, एक आम आदमी पार्टी, जो पंजाब में जो शुरू हुआ था तो ये था कि नहीं आम आदमी पार्टी का क्या होगा,
एक ऑल्टरनेटिव धीरे धीरे गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का एक ऑल्टरनेटिव बन रहा है, जिसको केजरीवाल जी और ये जो भगवंत मान जी ये अपनी रैली कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, वो भी समझ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हार्दिक पटेल ने एक सेफ्टी वैल्व की तरह यूज़ करी उनके स्टेटमेंट को, और उनको दुश्मन के बजाय या विरोधी के तरह बजाय मानिए कि कोई एक आपको राय देने की कोशिश कर रहा है, उनसे बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।